आशियाना उत्सव पॉडकास्ट 2.0 में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अनुभव 2.0 जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए और उनके द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान और मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के सहयोग से संचालित और प्रोत्साहित किया गया है। अनुभव 2.0 परियोजना की परिकल्पना और डिजाइन डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा की गई है और इसे आशीष तिवारी, पूजा ओबराय मुरादा, साई सुधा और कौशल्या का समर्थन प्राप्त है। हेलो दोस्तों, आप अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों और जो मेरे श्रोता सुन रहे हैं, आपको नमस्कार। और हम आपके लिए इतने दिलचस्प कार्यक्रम लेके आते रहते हैं और आज हम आपके लिए बहुत ही एक दिलचस्प टॉपिक पे बातचीत करेंगे और हमारे साथ आज जुड़े हैं प्रोफेसर अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार जी, आपको नमस्कार पहले तो। धन्यवाद जी। और आप पे आभार। और मैं क्या कहूँ कि आप इतने व्यस्त रहते हैं और ऐसा टॉपिक है आपका कि हमारे श्रोताओं को आप ज़रूर इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, जो हमारे प्रोफेसर अश्विनी कुमार हैं, ये भूकंप विज्ञानी हैं। भूकंप विज्ञान पे ये आज आपसे बातचीत करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप हमें बताएं कि ये जो भूकंप किसे कहते हैं और ये मतलब ये क्यों आते हैं। दो क्वेश्चन हो गए ये। तो भूकंप किसे कहते हैं और ये क्यों आते हैं? धरती के अचानक कंपन को हम भूकंप कहते हैं। जी जी। ये कंपन मुख्य रूप से 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगों का बना होता है। ठीक है। जिनको हम पी वेव्स, जी, एस वेव्स तथा सरफेस वेव्स कहते हैं। ठीक है। भूकंप के केंद्र से निकली ऊर्जा, जी, जिसको हम इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी भी कहते हैं, जी, पी तथा एस तरंगों के रूप में सब दिशाओं में फैलती है। ठीक है। ऊर्जा के फैलने का वेग इन तरंगों की गति पर निर्भर करता है। जी। ऊर्जा का कुछ भाग धरती की ऊपरी सतह से टकराकर सरफेस वेव में बदल जाता है। ठीक है। क्योंकि इन तरंगों की 3 प्रकार की गति अलग अलग होती है, तीनों प्रकार की तरंगों की गति अलग अलग होती है, इसलिए ये तरंगें किसी भी स्थान पर अलग अलग समय पर पहुंचती हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। तथा भिन्न भिन्न प्रकार का कंपन उत्पन्न करती हैं। इसलिए इसको सारे कंपन को हम अर्थक्वेक कहते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक। अब मैं आपके दूसरे प्रश्न का हाँ, और ये क्यों आते हैं? जी, ये बहुत ज़रूरी है। उत्तर देता हूँ। जी। 1960 के दशक में प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी आई। जी। उस प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी के अनुसार पृथ्वी के ऊपर की ठोस परत को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। जी जी। ये परत लगभग 80 किलोमीटर थिक है। अच्छा, इतनी थिक होती है? जी 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 जी। और लिथोस्फीयर के नीचे की परत को एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, जो कि लगभग 150 किलोमीटर थिक है। क्या बढ़िया जानकारी आप दे रहे हैं हमारे को। एस्थेनोस्फीयर का मैटर सेमी मोल्टन स्टेट में है जी, इसलिए ये एक वीक जोन है। अच्छा, वीक है ये। जी। और लिथोस्फीयर के जो 7 बड़े भूखंड हैं जी, उनके नाम हैं अफ्रीकन प्लेट, जी, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट तथा पैसिफिक प्लेट। जी। तथा कुछ छोटे भूखंड भी हैं। जी। तो मतलब पूरा जो विश्व है ऐसे प्लेटों में डिवाइड प्लेटों पे। जी 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 जी, बहुत खूब।
ये भूखंड जो हैं ये धीमी धीमी गति से निरंतर सरक रहे हैं जी तथा एस्थेनोस्फीयर में एम्बेडेड हैं। जी जी ये भूखंड जो हैं जब प्लेट बाउंड्रीज पर आपस में टकराते हैं जी तो चट्टानों पर दबाव अथवा तनाव उत्पन्न करते हैं। जी बिल्कुल। इस प्रक्रिया में दो भूखंडों के बीच फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भूखंडों के सरकने में बाधा उत्पन्न करती है। जी फ्रिक्शन के हाँ कारण जी, सरक नहीं पाते। सरक नहीं पाते बिल्कुल। इस कारण से प्लेट बाउंड्रीज पर चट्टानें डिफॉर्मेशन होने लगती हैं तथा उनमें धीरे धीरे ऊर्जा, जिसको हम स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं, ये संचित होने लगती है। जी जी जब ये ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है जी तब चट्टानें अचानक और वेग से टूट जाती हैं जी जी तथा संचित हुई ऊर्जा बहुत वेग से सब दिशाओं में भूकंपीय तरंगों के रूप में फैल जाती है। जी इस ऊर्जा के निकलने से चट्टानें तनाव मुक्त हो जाती हैं जी तथा तनाव मुक्त होने की प्रतिक्रिया में चट्टानें संतुलन प्राप्त करने की दिशा में झटके से सरकती हैं। जी जी मेरे को समझ स्लिप में होती हैं। स्लिप होती हैं, राइट। इसलिए प्लेट बाउंड्रीज पर बार बार भूकंप आते हैं। जी 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 90% भूकंप जो हैं वो प्लेट बाउंड्रीज पर आते हैं। प्लेट बाउंड्रीज पे आते हैं। जी बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। जी भारतवर्ष का हिमालयन क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील है जी क्योंकि ये क्षेत्र इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट की बाउंड्री पर पड़ता है। अच्छा, इसलिए हिमालय में बड़े बड़े भूकंप आते हैं। जी 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 तो ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और अब हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि ये जो भूकंप की तीव्रता आप कैसे नापते हैं? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है जी। भूकंप की तीव्रता का अनुमान लगाने के लिए मुख्य रूप से दो प्रणालियां अपनाई जाती हैं। जी। पहली प्रणाली के अनुसार मापी गई तीव्रता को अर्थक्वेक इंटेंसिटी कहते हैं। जी। इसका अनुमान भूकंप के प्रभावों के द्वारा हुई क्षति पर निर्भर करता है। जी। किसी भी स्थान पर अर्थक्वेक इंटेंसिटी का अनुमान लगाने के लिए इंटेंसिटी स्केल्स का उपयोग किया जाता है। अच्छा। ये स्केल्स भूकंप के प्रभावों को तथा भूकंप से हुई क्षति को जी और उसके आधार पर भूकंपों की इंटेंसिटी को 1 से 12 भागों में विभाजित करते हैं। तो ये बहुत टेक्निकल और बिल्कुल साइंटिफिक है। 1 से 12 में है। जी जी। 1 का मतलब ये है कि भूकंप जो है फील नहीं होता, केवल इंस्ट्रूमेंट्स पे रिकॉर्ड होता है। और 12 का मतलब यह है कि टोटल डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन। जी जी। इंटेंसिटी 5 पे लोग घरों से बाहर भागने लगते हैं। जी। इंटेंसिटी 3 पे हैंगिंग ऑब्जेक्ट धीरे धीरे स्विंग करने लगते हैं। जी। तो उनका वर्णन इंटेंसिटी स्केल्स में है। इन इंटेंसिटी स्केल्स की सहायता से किसी भी स्थान पर भूकंप की क्षति तथा अन्य प्रभावों के आधार पर अर्थक्वेक इंटेंसिटी निर्धारित की जाती है। जी बिल्कुल। जी जी। दूसरी प्रणाली के अनुसार भूकंप की तीव्रता का अनुमान भूकंपीय तरंगों के एम्पलीट्यूड के आधार पर किया जाता है। जी। इस अनुमान को हम अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये वर्ड हमेशा सुनते हैं। इसका साइज जो है। जी जी, मैग्नीट्यूड। जी। मैग्नीट्यूड का अनुमान भूकंप के रिकॉर्ड से किया जाता है। इन रिकॉर्ड्स को साइस्मोग्राम्स कहते हैं। जी जी। साइस्मोग्राम्स पर रिकॉर्डेड भूकंपीय तरंगों का अधिकतम एम्पलीट्यूड नापा जाता है, मैक्सिमम। जी। और इस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के आधार पर एक अंक भूकंप को दिया जाता है। कुछ उसमें करेक्शन वर्क भी है। जी, उसकी डिटेल में नहीं बता रहा। जी जी। तो उसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। जी। मैग्नीट्यूड की गणना में लॉग स्केल का उपयोग होता है। जी। अतः 1 यूनिट मैग्नीट्यूड बढ़ने से भूकंप का एम्पलीट्यूड 10 गुना बढ़ता है। इसलिए कंपन भी उतनी तेजी से बढ़ेगा जितनी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। 3 और 5 के मैग्नीट्यूड में 100 टाइम एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और कंपन भी बड़ी तीव्रता से बढ़ेगा। जी। भूकंप के मैग्नीट्यूड से भूकंप की ऊर्जा का भी अनुमान लगा सकते हैं। अगर भूकंप का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट बढ़ता है तो भूकंप का ऊर्जा लगभग 32 गुना बढ़ जाती है। क्या बात है। जी जी। तो ये तो बहुत जो 7 और 9 के मैग्नीट्यूड में 1000 गुना भूकंप की ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्या बात समझिए आप इस बात को। जी। आपने इतनी मतलब विस्तार में जानकारी दे रहे हैं, ये एक आम नागरिक को तो बिल्कुल समझ तो आ रही होगी, पर ये बहुत एक टेक्निकल और वाकई विज्ञान पे
पूरा आधारित है आपकी जी, है ही भूकंप विज्ञान, सेस्मोलॉजी जिसे कहते हैं। एक बहुत क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि भूकंप आने पर एक आम नागरिक को मतलब क्या सावधानी हमको बरतनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है जानना। हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जी। जब भूकंप आता है तो लोग बहुत घबरा जाते हैं, बहुत घबराते हैं जी। तो इसलिए भूकंप के आने के समय शांत रहें तथा धैर्य रखें, क्योंकि भूकंप का कंपन बड़े भूकंप में 90 सेकंड से ज़्यादा नहीं होता। अच्छा। और छोटे भूकंप में 15 सेकंड 10 सेकंड ऐसे होगा जी। भूकंप के समय अगर आप घर के अंदर हैं तो अंदर ही रहें। अच्छा। और यदि बाहर हैं तो बाहर रहें। जी। अगर आप घर के अंदर हैं तो घर के मध्य में किसी दीवार का सहारा लेकर खड़े रहें। क्या बात है जी। या किसी मजबूत टेबल के नीचे शेल्टर लें जी, ताकि ऊपर से कोई चीज़ गिरे तो उससे अब आहत ना हो। जी। बाहर के दरवाजे तथा बाहर की खिड़कियों से दूर रहें। अच्छा। अगर आप घर के बाहर हैं तो खुले मैदान में खड़े रहें अथवा बैठ जाएं। जी। भवनों से, बिजली के खंभों से तथा अन्य वस्तुओं से जो गिर रही होती हैं उनसे दूर रहें। जी। पेड़ों के पास भी नहीं आना चाहिए। जी, जी, जी। शिक्षा संस्थानों में जो शिक्षा संस्थान ये बहुत ज़रूरी है, बच्चों से कहें कि स्टडी टेबल्स के नीचे चले जाएं। अच्छा। कंपन के समय। जी। अगर आप कार्यस्थल में हैं तो किसी मजबूत मेज अथवा फर्नीचर इत्यादि के नीचे आश्रय ले। जी। अगर आप हाई राइज बिल्डिंग्स में हैं तो स्पोर्ट कॉलम्स के पास आश्रय लें। कॉलम्स के पास। जी जी जी। तो ये तो पहले से आपको पता होना चाहिए कि कॉलम कहाँ पे है। कॉलम्स तो लोगों को पता ही होता है। जी जी जी। ऑफिसेज में ऑल्दो दे आर हिडन। जी जी। बट उनका ज्ञान होता है। जी। बाहर निकलते समय सीढ़ियों का ही इस्तेमाल करें। जी। स्टेयर केस का इस्तेमाल, एलिवेटर्स का बिल्कुल ना करें। पर बिजली तो चली जाएगी तो ये तो चलेंगे भी नहीं। जी। बिजली तो जैसे भूकंप आता है, कई बार भूकंप के झटके बार बार आते हैं तो एलिवेटर्स में फंस सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अधिकांश ऐसा पाया गया है कि भूकंप के तीव्र कंपन के समय एकदम पावर फेल हो जाता है। बिल्कुल, लाइट चली जाती है। तो इसलिए घर में सेल ऑपरेटेड बैटरीज तथा फर्स्ट एड किट का होना अति आवश्यक है। बहुत ज़रूरी है जी। घर में सभी सदस्यों को इलेक्ट्रिक वॉल्व्स तथा फ्यूज बॉक्सेस, गैस वॉल्व्स, क्योंकि आजकल पाइप गैस होती इनकी है, जानकारी होनी चाहिए और इनको बंद करने के तरीके आने चाहिए। बिल्कुल। भारी सामान जो है उनको हाई शेल्फ्स पे ना रखें। जी। ये गिर सकता है। जी। भारी फर्नीचर, अलमारा इत्यादि घरेलू उपकरणों को दीवार या फ्लोर से दृढ़ता से बांध के रखें, क्लैंप करें। क्लैंप करने। ये है जी जी। मतलब पर मुझे ये बताएं कि स्कूलों में इसकी जानकारी, बच्चों को अवेयरनेस तो होनी चाहिए। जी, शिक्षा संस्थानों में कक्षाओं में भूकंप से संबंधित सुरक्षा पर चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। बिल्कुल। समय समय पर बच्चों से मॉक ड्रिल करानी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। पर ये लगता नहीं है आपको मॉक ड्रिल हाई राइज बिल्डिंग्स वालों के लिए भी होनी चाहिए ज़रूरी? हाँ, जो लोग हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं। एक्चुअली कार्यस्थलों पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका कार्यस्थल भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित है कि नहीं। तो जो मतलब बिल्डिंग बनी है। जी। ये भी है कि जो भूकंप हैं, जो भूकंपों से बचने का सबसे इम्पोर्टेंट मेथड तो ये है कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाए जाए। तो ये बिल्डर्स को भी बहुत ये जानकारी उनको होनी चाहिए। जी, उसके लिए IS कोड अवेलेबल है। देखिए। हाँ, और हमारा जो इंडिया है वो भूकंप के हिसाब से 5 जोन में बांटा गया है। 2, 3, 4 और 5। पहले 5 जोन थी, अब 1 और 2 जोन को मर्ज कर दिया गया है। जी। तो 2, 3, 4 और 5 जोन्स हैं। तो जी बिल्कुल, आप अच्छी जानकारी दे रहे हैं। और आजकल हम कहीं कहीं देखते हैं बड़े बड़े शहरों में, और गुड़गांव, दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, सब जगह देखते हैं 30-30, 40-40 मंजिल, 100-100 मंजिल। तो ये डेफिनेटली बिल्डर इसका ध्यान रखते होंगे कि इसके लिए IS कोड में प्रावधान है, सब बताया गया है। तो ये लेड डाउन प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस है जी। भूकंप SOPs हैं इसकी इन ऑर्डर। जी। तो उसका उपयोग करना चाहिए, करते ही हैं हाई राइज बिल्डिंग्स में जी, तो, लेकिन गाँव वगैरह की बिल्डिंग्स में थोड़ा जी दिक्कत है। तो प्रोफेसर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी एक बिल्कुल नए टॉपिक पे हमारे श्रोताओं को।
आप अभी आशियाना उत्सव भिवाड़ी से ये कार्यक्रम सुन रहे थे। इस कार्यक्रम की संख्या थी 136 और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अमिता शॉ। और अश्विनी जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया, आभार। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और आपको नमस्ते। मेरा सौभाग्य है कि मैंने आपसे इंटरेक्शन किया। जी और मेरे श्रोताओं को ढेर सारा प्यार। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूं इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स।